नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक खास पड़ाव पर हैं, जहां हम वृषभ लग्न की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। अक्सर कुंडली विश्लेषण ग्रहों की स्थिति पर केंद्रित होता है, लेकिन आज हम एक अलग नजरिया अपना रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। हमारे पास ज्योतिषी विजय दुबे के विश्लेषण और उनकी किताबों पर आधारित कुछ विचार हैं, जो बताते हैं कि अगर किसी की कुंडली वृषभ लग्न की हो और मान ले कि उसमें ग्रह कहीं भी बैठे हों, यानी एक खाली कुंडली, हम्म। तो भी सिर्फ उस लग्न की अपनी एक अंतर्निहित ऊर्जा या प्रवृत्ति क्या होती है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। हर लग्न राशि चक्र का वो बिंदु जो जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदित हो रहा होता है, वो व्यक्ति के मूल स्वभाव, उसकी प्रवृत्तियों और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण की नींव रखता है। नींव रखता है, सही। हाँ, ग्रहों की स्थिति इस नींव पर इमारत बनाती है, उसे संशोधित करती है, लेकिन नींव का पत्थर तो लग्न ही है। तो खाली कुंडली का विश्लेषण हमें उसी मूल ऊर्जा को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही है कि वृषभ लग्न की उस बुनियादी ऊर्जा, उन मूल प्रवृत्तियों को समझें जो सिर्फ लग्न के आधार पर मौजूद हो सकती हैं। जी। ये याद रखना जरूरी है कि ये अंतिम भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक आधारभूत खाका है। ग्रहों की मौजूदगी और उनकी स्थिति निश्चित रूप से नतीजों को बदल सकती है। हाँ, बिल्कुल। चलिए इस खाके को परत दर परत खोलकर समझते हैं। हाँ, और इस खाके को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है काल पुरुष कुंडली के संदर्भ में देखना। अच्छा, काल पुरुष कुंडली। हाँ, काल पुरुष कुंडली एक तरह की आदर्श या कहिए प्राकृतिक कुंडली है, जो मेष लग्न से शुरू होती है। जी, मेष से। तो जब हम किसी विशिष्ट लग्न जैसे वृषभ का विश्लेषण करते हैं, तो हम देखते हैं कि काल पुरुष कुंडली के महत्वपूर्ण भाव, विशेषकर केंद्र यानी पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव। हाँ, केंद्र भाव। और त्रिकोण यानी पहला, पांचवां, 9वां भाव। त्रिकोण। वो इस लग्न की कुंडली में कहाँ और कैसे स्थित हो जाते हैं, इससे ऊर्जाओं के स्थानांतरण का मतलब शिफ्ट का पता चलता है। आइए देखें वृषभ लग्न में ये कैसे होता है। अच्छा, तो ये काल पुरुष कुंडली के भावों का स्थानांतरण वृषभ लग्न में कैसे दिखता है? क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं? हाँ, काफी रोचक बदलाव होते हैं। जैसे काल पुरुष का पहला भाव यानी मेष राशि, मेष, हाँ। जो स्वयं ऊर्जा और पहल का प्रतीक है, वो वृषभ लग्न में 12वें भाव में चली जाती है। 12वें में? जी हाँ, व्यय हानि वाले भाव में। जी हाँ, व्यय हानि अलगाव वाले भाव में। जी। फिर काल पुरुष का चौथा भाव कर्क राशि है ना। हाँ, कर्क, माँ, सुख, भावनाएं। बिल्कुल, वो यहाँ तीसरे भाव में आ जाती है, यानी पराक्रम, भाई बहन, संवाद वाले भाव में। अच्छा। और 7वां भाव तुला राशि, जो साझेदारी विवाह का है, हाँ, तुला, वो छठे भाव में चला जाता है। छठे में रोग, शत्रु, संघर्ष वाले भाव में। जी बिल्कुल। ये तो दिलचस्प है। मतलब कुछ नैसर्गिक रूप से मजबूत भावों की ऊर्जा थोड़ी चुनौतीपूर्ण जगहों पर जा रही है, जैसे पहला भाव 12वें में और 7वां छठे में। त्रिकोण भावों का क्या होता है? त्रिकोण भावों में भी बदलाव है। काल पुरुष का 5वां भाव सिंह राशि। सिंह, हाँ, संतान, बुद्धि। हाँ, रचनात्मकता, वो यहाँ चौथे भाव में आता है, सुख, घर, माँ वाले भाव में, जो कि एक अच्छी स्थिति है क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया। अच्छा, ये बढ़िया। लेकिन 9वां भाव धनु राशि। धनु, भाग्य का भाव। हाँ, भाग्य, पिता, उच्च ज्ञान, वो यहाँ 8वें भाव में चला जाता है। 8वें में? जी, यह भाग्य के लिए कुछ संघर्ष का संकेत देता है। लेकिन क्या इसमें कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं? कोई ऐसी राशियां जो अच्छी स्थिति में आती हों? बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर राशि, जो कालपुरुष का 10वां भाव है, हाँ, कर्म स्थान, और एक केंद्र है, वो यहाँ 9वें भाव में आती है। 9वें में, भाग्य स्थान में। जी, भाग्य, धर्म वाले भाव में, जो एक त्रिकोण है। ये केंद्र और त्रिकोण का एक बहुत शक्तिशाली संबंध बनाता है। अच्छा। इसी तरह सिंह राशि, जो काल पुरुष का 5वां त्रिकोण है, वो चौथे भाव केंद्र में आती है। इस वजह से शनि और सूर्य इस लग्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शनि तो यहाँ योग कारक बन जाते हैं। योग कारक, ये शब्द ज्योतिष में काफी सुना जाता है। जी। इसका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, योग कारक का मतलब है एक ऐसा ग्रह जो कुंडली के लिए विशेष रूप से शुभ फल देने की क्षमता रखता हो। अच्छा। ऐसा तब होता है जब कोई ग्रह एक केंद्र यानी पहला, चौथा, 7वां, 10वां भाव और एक त्रिकोण यानी पहला, 5वां, 9वां भाव
दोनों भावों का स्वामी हो। ओके, केंद्र और त्रिकोण दोनों का। जी। वृषभ लग्न में शनि 9वें भाव मकर राशि जो त्रिकोण है और 10वें भाव कुंभ राशि जो केंद्र है, दोनों के स्वामी होते हैं। हाँ, मकर 9वें में, कुंभ 10वें में। इसीलिए वे अत्यंत शुभ योग कारक ग्रह बन जाते हैं। समझ गया। और सूर्य सिंह राशि के स्वामी होने के नाते चौथे भाव यानी केंद्र के स्वामी बनते हैं, जो उन्हें भी महत्वपूर्ण बनाता है। समझ गया। तो शनि और सूर्य की ऊर्जा इस लग्न के लिए स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है। चलिए अब भावों के अनुसार विश्लेषण शुरू करते हैं। पहला भाव लग्न ही वृषभ राशि है, पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि। इसका व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, वृषभ लग्न व्यक्ति को स्थिरता, दृढ़ता और कभी-कभी थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी देता है। जिद्दी? अच्छा। हाँ, मतलब ये लोग भरोसेमंद होते हैं, लेकिन बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करते। थोड़ी आलसी प्रवृत्ति भी हो सकती है, क्योंकि ये आराम पसंद होते हैं। आराम पसंद। अब वृषभ राशि कालपुरुष कुंडली के दूसरे भाव से भी जुड़ती है। धन, परिवार, वाणी, भोजन। हाँ, दूसरा भाव। इसलिए ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से भोजन के शौकीन, जिन्हें हम फूडी कह सकते हैं, होते हैं। फूडी, सही। परिवार इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये भौतिक सुख सुविधाएं, अच्छी चीजें जैसे आभूषण, रत्न या आरामदायक जीवन की ओर आकर्षित होते हैं। अच्छा। दूसरे भाव के प्रभाव से इनकी वाणी में मधुरता या एक प्रकार का ठहराव हो सकता है। ये स्थिरता उन्हें एक जगह टिक कर काम करने या रहने में भी मदद करती है। अब दूसरे भाव पर आते हैं, जहां मिथुन राशि है। इसका स्वामी बुध है और बुध इस कुंडली में 5वें भाव यानी कन्या राशि का भी स्वामी है। 5वां भाव बुद्धि, रचनात्मकता और संतान का होता है। इसका क्या संबंध बनता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। दूसरे भाव यानी धन और वाणी का भाव, उसका स्वामी बुध 5वें भाव का भी स्वामी है, जो बुद्धि, शिक्षा, सलाह का भाव है। हाँ। इसका सीधा मतलब है कि ये लोग अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स कह लीजिए, उनका उपयोग करके धन कमा सकते हैं। अच्छा, बुद्धि से पैसा? जी, जैसे शिक्षण, लेखन, परामर्श देना या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां वाणी और बुद्धि का प्रयोग हो। मिथुन राशि का संबंध पड़ोसियों और छोटी यात्राओं से भी होता है, इसलिए इनका अपने पड़ोसियों से काफी गहरा, लगभग पारिवारिक जैसा संबंध हो सकता है। वे संवाद पसंद करते हैं। पड़ोसियों से अच्छा रिश्ता। हाँ, और बुध के प्रभाव और 5वें भाव से संबंध के कारण परिवार में कन्या संतान की संभावना भी देखी जा सकती है। या कह सकते हैं बेटियां परिवार के लिए भाग्यशाली हो सकती हैं। तीसरे भाव में कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि कालपुरुष के चौथे भाव, मां, घर, सुख, भावनाएं उसको दिखाती है। तीसरा भाव पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहन और कम्युनिकेशन का है। यहां भावनाओं का क्या होता है? देखिए, यहाँ काल पुरुष के चौथे भाव यानी भावनाएं, सुख, उसकी ऊर्जा तीसरे भाव में आ गई है। हाँ, पराक्रम वाले भाव में। जी, पराक्रम भाई बहन वाले भाव में। इसका मतलब है कि ये लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने में मुखर हो सकते हैं, खासकर अपने भाई बहनों या करीबी लोगों के साथ। उन्हें अपनी बात कहने के लिए साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है। माँ का सहयोग मिल सकता है या माँ काफी साहसी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पहलू है मानसिक शांति, जो चौथे भाव का एक मुख्य तत्व है। हाँ, मानसिक शांति। वो तीसरे भाव यानी पराक्रम में चली गई है। तो इसका मतलब है कि मानसिक शांति पाने के लिए इन्हें काफी जद्दोजहद या प्रयास करना पड़ता है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। उन्हें अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सचेत प्रयास यानी पराक्रम करना पड़ता है। ये आसानी से नहीं मिलती। अच्छा। तीसरा भाव वो जगह है जहाँ मंगल नीच के हो जाते हैं, यानी अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं, जबकि बृहस्पति उच्च के होते हैं, यानी सबसे बलवान। मंगल नीच के और बृहस्पति उच्च के। जी, तो जब तक इन्हें मानसिक शांति नहीं मिलती, ये बेचैन रह सकते हैं और यह बेचैनी घर के माहौल यानी चौथे भाव को भी प्रभावित कर सकती है। हालांकि बृहस्पति की उच्च स्थिति यह भी दिखाती है कि वे समझदारी और प्रयास से शांति प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। अब चौथे भाव पर आते हैं, जहां सिंह राशि है। ये काल पुरुष कुंडली का 5वां भाव है। संतान, बुद्धि, रचनात्मकता, योजना बनाना।
घर के माहौल पर इसका क्या असर होता है? इसका स्पष्ट मतलब है कि घर यानी चौथा भाव, उसका माहौल और ऊर्जा काफी हद तक बच्चों पर केंद्रित रहती है। बच्चों पर? हाँ, पांचवा भाव बच्चों का है ना, तो घर में बच्चों का होना या बच्चों से संबंधित गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चे बुद्धिमान और रचनात्मक हो सकते हैं क्योंकि सिंह राशि नेतृत्व और रचनात्मकता की राशि है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो क्या? इस वृषभ लगन कुंडली के 5वें भाव में कन्या राशि आती है। कन्या राशि 5वें में, और कन्या राशि कालपुरुष कुंडली के 6ठे भाव से जुड़ी है। छठा भाव यानी शत्रु, रोग, ऋण, चिंता वाला। जी बिल्कुल। अरे, तो घर का सुख बच्चों से जुड़ा है, लेकिन बच्चों का भाव यानी पांचवा भाव चिंता और स्वास्थ्य, मतलब छठे भाव की ऊर्जा से प्रभावित है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये एक जटिल स्थिति है। कन्या राशि की छठे भाव वाली ऊर्जा यानी चिंता, स्वास्थ्य समस्या, उसका 5वें भाव में, संतान के भाव में आना, ये संकेत दे सकता है कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रह सकती हैं। ओह, किस तरह की समस्याएं? खासकर पेट, पाचन तंत्र, किडनी या नसों से संबंधित समस्याएं। कुछ विश्लेषणों में आंखों की समस्या का भी जिक्र आता है। आंखों की? हाँ, शायद इसलिए कि चौथे भाव में सिंह राशि है, जिसका स्वामी सूर्य है, जो आंखों का कारक है, और 5वें में छठे भाव की ऊर्जा है। लॉजिकल है। साथ ही सिंह राशि अग्नि तत्व की है, तो चौथे भाव में इसकी उपस्थिति कभी-कभी घर में गर्मा-गर्म बहस या थोड़ा तनावपूर्ण माहौल भी बना सकती है। घर की पूरी ऊर्जा बच्चों, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के इर्द गिर्द घूमती है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अब छठे और 7वें भाव को एक साथ देखते हैं। छठे भाव रोग, शत्रु, सेवा वाले भाव में तुला राशि है, जो काल पुरुष का 7वां भाव है। हाँ, साझेदारी, विवाह का। और 7वें भाव विवाह साझेदारी वाले में वृश्चिक राशि है, जो काल पुरुष का 8वां भाव है। जी, बाधा, रहस्य, मृत्यु तुल्य कष्ट। ये रिश्तों के समीकरण को कैसे प्रभावित करता है? छठे का स्वामी शुक्र लग्न का भी स्वामी है और 7वें का स्वामी मंगल 12वें का भी। काफी उलझावा लग रहा है। हाँ, ये संयोजन रिश्तों, विशेषकर जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ अंतर्निहित चुनौतियां पैदा कर सकता है। चुनौतियां? जी, 7वें भाव में वृश्चिक राशि यानी काल पुरुष के 8वें भाव की ऊर्जा का आना जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ी तीव्रता, रहस्यमयता या कुछ छुपी हुई बातों का संकेत दे सकता है। रहस्यमयी स्वभाव? हाँ, रिश्ते में गहराई तो होगी, लेकिन शायद कुछ अनकही बातें भी हों। दूसरी तरफ छठे भाव यानी विवाद, रोग वाले भाव में तुला राशि है, काल पुरुष का 7वां भाव। हाँ, और छठे का स्वामी शुक्र लग्न का भी स्वामी है। हाँ, यह दिखाता है कि व्यक्ति स्वयं यानी लग्न विवादों यानी छठे भाव में उलझ सकता है, खासकर रिश्तों को लेकर। 7वें भाव में 8वीं राशि वृश्चिक का होना और 7वें स्वामी मंगल का 12वें यानी हानि भाव का भी स्वामी होना जीवन साथी के साथ मतभेद, अलगाव या कभी-कभी कानूनी मामलों लीगल लिटिगेशंस की संभावना बना सकता है। कानूनी मामले भी? हाँ, संभावना बन सकती है। हालांकि मैं फिर जोर दूंगी कि ग्रहों की वास्तविक स्थिति और दृष्टि निर्णायक होगी। ये सिर्फ एक प्रवृत्ति है। और मंगल जो 7वें यानी जीवन साथी और 12वें यानी व्यय हानि का स्वामी है, वो तीसरे भाव कर्क राशि में नीच का यानी कमजोर हो जाता है। इसका क्या असर पड़ेगा? मंगल का तीसरे भाव में नीच का होना, खासकर जब वो विवाह और हानि का स्वामी हो, ये संकेत दे सकता है कि जीवन साथी के कारण या साझेदारी के कारण मानसिक शांति, हाँ, जो तीसरे भाव से जुड़ी है, जी, वो भंग हो सकती है या उस दिशा में बहुत अधिक प्रयास पराक्रम करना पड़ सकता है। मंगल अग्नि है, कर्क जल है। नीच अवस्था में ये ऊर्जा का एक असहज मिश्रण है। बहुत सावधानी से पार्टनर चुनना इन लोगों के लिए बेहतर रहता है। अब 8वें भाव पर चलते हैं, जहां धनु राशि है। धनु काल पुरुष कुंडली का 9वां भाव है। भाग्य, धर्म, पिता, उच्च शिक्षा। 8वां भाव बाधाओं, रहस्यों और अचानक होने वाली घटनाओं का है। यहाँ भाग्य का क्या होता है? भाग्य स्थान यानी 9वें भाव की ऊर्जा का 8वें भाव यानी बाधा, रहस्य वाले भाव में जाना निश्चित रूप से जीवन में कुछ अप्रत्याशित बाधाएं और संघर्ष ला सकता है। भाग्य में बाधा? हाँ, भाग्य का फल पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है या भाग्य में अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पारंपरिक रास्ते शायद उतने कारगर ना हो। लेकिन कुछ अच्छा भी है इसमें? हाँ, यहाँ भी एक छुपा हुआ सकारात्मक पहलू है। 8वें भाव का स्वामी बृहस्पति 11वें भाव
यानी मीन राशि लाभ स्थान का भी स्वामी है। हाँ, गुरु 8वें और 11वें दोनों का स्वामी है। और वो तीसरे भाव कर्क राशि में उच्च का होता है, यानी अपनी सबसे मजबूत स्थिति में। तीसरे में उच्च का, पराक्रम भाव में। जी, इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने साहस और पराक्रम यानी तीसरे भाव से बाधाओं यानी 8वें भाव को पार कर सकता है और विशेषकर अचानक लाभ जो 8वें भाव से देखा जाता है वो प्राप्त कर सकता है। अचानक लाभ जैसे विरासत, बीमा, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट से लाभ या कमीशन आधारित गुप्त आय। ये दिलचस्प है कि बाधाओं के साथ अचानक लाभ का योग भी बन रहा है। 9वें भाव में मकर राशि है। ये काल पुरुष का 10वां भाव है। कर्म, व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा। इसका स्वामी शनि है जो इस लग्न के लिए योग कारक है। ये तो बहुत शक्तिशाली स्थिति लगती है। निसंदेह ये वृषभ लग्न की सबसे मजबूत स्थितियों में से एक है। कर्म स्थान यानी 10वें भाव की ऊर्जा का भाग्य स्थान यानी 9वां भाव में आना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों से बनेगा। कर्म से भाग्य। जी, शनि जो अनुशासन, कड़ी मेहनत और धैर्य का ग्रह है, यहाँ कर्म के माध्यम से भाग्य का निर्माण करता है। व्यक्ति जितना अधिक व्यवस्थित और मेहनती होगा उतना ही भाग्य उसका साथ देगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, मंगल जो 7वें और 12वें भाव का स्वामी है, हाँ, विवाह और व्यय का, वो इस मकर राशि में उच्च का होता है। मकर में मंगल उच्च का भाग्य स्थान में। जी हाँ, इसलिए ज्योतिष में अक्सर ये कहा जाता है कि वृषभ लग्न वाले व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद हो सकता है। अच्छा, विवाह के बाद? हाँ, क्योंकि विवाह यानी 7वें भाव का स्वामी मंगल भाग्य स्थान 9वें भाव में अपनी उच्चतम स्थिति में होता है। विवाह के बाद भाग्योदय, ये एक आम धारणा है वृषभ लग्न के बारे में, लेकिन पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे? 9वां भाव पिता का भी कारक है। पिता के साथ संबंधों में कुछ तनाव या मतभेद की संभावना यहाँ दिखाई देती है। अच्छा, क्यों? इसके कई ज्योतिषीय कारण बनते हैं। पहला, पिता का नैसर्गिक कारक सूर्य जो कालपुरुष का 5वां स्वामी है, वो यहाँ 4थे भाव में स्थित है, सुख सान में। दूसरा, भाग्य और ज्ञान के नैसर्गिक कारक गुरु कालपुरुष का 9वां स्वामी वो 8वें भाव में है, बाधा वाले भाव में। और तीसरा, स्वयं पिता के भाव 9वें में कर्म की राशि मकर है जिसका स्वामी शनि है जो सूर्य का शत्रु माना जाता है। शनि सूर्य शत्रुता। और यहाँ मंगल जो स्वभाव में उग्रता दे सकता है वो उच्च का होता है। अच्छा, काफी सारे फैक्टर्स हैं। जी, इन सब ऊर्जाओं के मिश्रण से पिता के साथ खासकर उनके विचारों, करियर की दिशा या जीवन के लक्ष्यों को लेकर मतभेद या एक प्रकार की दूरी रह सकती है। अब 10वें भाव यानी कर्म स्थान पर आते हैं। यहाँ कुंभ राशि है जो काल पुरुष का 11वां भाव है। लाभ, आय, सामाजिक दायरा, इच्छा पूर्ति। इसका स्वामी फिर से शनि है, योग कारक। ये करियर के लिए कैसा संकेत है? यहाँ भी एक अत्यंत शुभ स्थिति है। लाभ स्थान यानी 11वें भाव की ऊर्जा का कर्म स्थान 10वें भाव में आना सीधे तौर पर करियर में लाभ, पहचान और उन्नति को दर्शाता है। कर्म से लाभ। जी, व्यक्ति अपने काम, अपने प्रोफेशन से अच्छा लाभ कमाएगा और उसे सामाजिक पहचान मिलेगी। शनि की दोनों राशियां मकर 9वें में और कुंभ 10वें में बहुत अच्छी स्थिति में है जो करियर में स्थिरता और धीमी लेकिन निश्चित प्रगति देती है। स्थिरता और प्रगति। हाँ, यह स्थिति भी विवाह के बाद और प्रबल हो सकती है, जैसा हमने 9वें भाव के संबंध में देखा था, शनि और मंगल का प्रभाव। साथ ही 6ठे भाव में तुला राशि जो सेवा, नौकरी की है, उसका होना और 10वें में 11वीं राशि यानी लाभ की राशि का होना ये दिखाता है कि नौकरी या सेवा क्षेत्र के माध्यम से भी अच्छा लाभ और स्थिरता प्राप्त हो सकती है। 11वें भाव यानी लाभ स्थान में मीन राशि है। ये काल पुरुष कुंडली का 12वां भाव है। व्यय, हानि, निवेश, विदेश, मोक्ष। इसका स्वामी बृहस्पति है जो 8वें भाव धनु राशि का भी स्वामी है। लाभ और व्यय का ये कैसा संबंध है? ये एक और दिलचस्प विरोधाभास जैसा लगता है। 12वें भाव यानी व्यय, निवेश, विदेश की ऊर्जा का 11वें भाव यानी लाभ में आना दिखाता है कि लाभ का सीधा संबंध खर्चों, निवेशों या विदेशी स्रोतों से हो सकता है। खर्च से लाभ कैसे? यानी जितना आप निवेश करेंगे 12वां भाव,
उतना लाभ 11वां भाव कमा सकते हैं। अच्छा, निवेश से लाभ। जी, ये विदेश से होने वाले लाभ का भी एक मजबूत संकेत है, जैसे विदेशी व्यापार, विदेशी कंपनियों में नौकरी या विदेशी शेयर बाजार में निवेश। विदेश से लाभ। हाँ, क्योंकि इसका स्वामी बृहस्पति 8वें भाव यानी अचानक घटनाएं, रहस्य, गुप्तधन का भी स्वामी है, तो ये अचानक विदेशी लाभ या बड़े निवेशों से अप्रत्याशित लाभ का संकेत भी दे सकता है। खर्च करके लाभ कमाना, ये इसका मूल मंत्र हो सकता है। और अंत में 12वां भाव यानी व्यय और हानि का भाव, यहाँ मेष राशि है, जो कालपुरुष कुंडली का पहला भाव है। स्वयं, शरीर, व्यक्तित्व। इसका स्वामी मंगल है, जो 7वें का भी स्वामी है। इसका क्या अर्थ निकलता है? लगन यानी स्वयं की ऊर्जा का 12वें यानी व्यय भाव में जाना सबसे पहले यह दिखाता है कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी, अपने रख रखाव पर खर्च करना पसंद करता है। अपने ऊपर खर्च। हाँ, उसे अच्छा दिखना, अच्छा पहनना पसंद हो सकता है। अब क्योंकि लगन वृषभ राशि है, जिसमें कालपुरुष के दूसरे भाव परिवार, धन की ऊर्जा है। हाँ, वृषभ। तो यह खर्च सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं, बल्कि अपने परिवार पर भी होता है। ये लोग अपने और अपने परिवार के आराम और खुशी के लिए खर्च करने से हिचकिचाते नहीं हैं। परिवार पर भी। जी, इसके अलावा हमने देखा कि दूसरे भाव में मिथुन राशि है। तीसरे भाव की ऊर्जा यात्रा, कम्युनिकेशन। हाँ, यात्रा। और लग्न की ऊर्जा मेष 12वें में है। ये सब मिलकर घूमने फिरने, यात्रा करने, ब्रांडेड चीजों, विलासिता की वस्तुओं या बाहरी दुनिया से जुड़ने पर खर्च करने की प्रवृत्ति भी दे सकता है। अच्छा, घूमने फिरने का शौक भी। हाँ, संभव है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें वृषभ लग्न की खाली कुंडली के आधार पर, तो कुछ मुख्य बातें उभर कर आती हैं। पहली तो स्थिरता और भौतिक सुरक्षा का महत्व, है ना? परिवार, धन, जमीन। बिल्कुल, ये बहुत अहम है इनके लिए। फिर इंद्रिय सुख, खाने पीने का शौक, फूडी होना, अच्छी आरामदायक चीजों का आकर्षण। जी हाँ, ये भी वृषभ का खास गुण है। तीसरा, बुद्धि और वाणी से लाभ कमाना, कम्युनिकेशन से। हाँ, बुध की स्थिति के कारण। रिश्तों में थोड़ी जटिलता, खासकर जीवन साथी के साथ कुछ रहस्य या चुनौतियां संभव हैं। जी, 7वें भाव में वृश्चिक और 6ठे में तुला के कारण। और मानसिक शांति के लिए प्रयास करना पड़ता है, पराक्रम की जरूरत होती है। हाँ, चौथे भाव की ऊर्जा तीसरे में जाने से। कर्म से भाग्य बनता है, खासकर शादी के बाद। बिल्कुल, शनि योग कारक और मंगल उच्च के 9वें में। निवेश से लाभ हो सकता है, खासकर विदेशी स्रोतों से। जी, 11वें में 12वीं राशि। और आखिर में अपने ऊपर और परिवार पर खर्च करने की प्रवृत्ति। हाँ, लग्न 12वें में और लग्न में दूसरे भाव की ऊर्जा। ये वाकई में हैरान करने वाला है कि कैसे सिर्फ लग्न और उसमें कालपुरुष कुंडली के भावों की ऊर्जा का समायोजन ही इतनी सारी संभावित प्रवृत्तियों का खाका खींच देता है। बिल्कुल, ये एक व्यक्ति की मूल ऊर्जा का ब्लूप्रिंट है, उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों का नक्शा। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वास्तविक जीवन के अनुभव और परिणाम, हाँ, ये जरूरी है। वो कुंडली में ग्रहों की सटीक स्थिति, उनकी शक्ति, उन पर पड़ने वाली दृष्टियों, चल रही दशाओं और अन्य बनने वाले योगों पर बहुत हद तक निर्भर करेंगे। ये विश्लेषण सिर्फ एक आधारशिला रखता है। सही कहा, यह सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, अंतिम निष्कर्ष नहीं। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। हाँ, इन अंतर्निहित ऊर्जाओं, शक्तियों और कमजोरियों के जानने के बाद क्या वृषभ लग्न वाला कोई व्यक्ति, भले ही उसे अपनी विस्तृत कुंडली ना पता हो, जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए अधिक सचेत रूप से योजना बना सकता है? अच्छा सवाल है। क्या यह ज्ञान उन्हें अपने मूल स्वभाव को बेहतर ढंग से समझने और उसे प्रबंधित करने में मदद कर सकता है, ताकि वे अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर सकें? इस पर सोचा जा सकता है। निश्चित रूप से ये जानकारी आत्म जागरूकता बढ़ाने और शायद जीवन को थोड़ा और सचेत होकर जीने में मददगार हो सकती है। आज इस गहन और रोचक चर्चा के लिए धन्यवाद। जी, धन्यवाद।